friends, my name is Santosh Singh. Once again, welcome to my channel CHS Help Center. Friends, today we will discuss about housing society maintenance calculation and related to issue and doubts. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो मेंटेनेंस चार्ज कैलकुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा क्लैशेज फाइटिंग एंड क्यूरेज होती है रजिस्ट्रार तक मैटर जाता है। और जनरली इस सब्जेक्ट के बारे में ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में और पर्सनली जो ईमेल्स आते हैं मेंटेनेंस चार्ज रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये इशू होते क्यों है, पहले हम एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कि एज़ पर बाय लॉ नंबर 65 टू 71 जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, में क्या बताया गया है। तो दोस्तों शुरू करने के पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड दूँगा कि ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं मेंटेनेंस रिलेटेड, वो इसलिए होते हैं कि कहीं-कहीं पे जो सोसाइटीज़ हैं, कहीं-कहीं पे या अगर आई विल से इन जनरली स्मॉल सोसाइटी जो बिलो 50, 70 या 80 फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे जनरली मॉडल बाय लॉज लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। कमिटी को भी मालूम नहीं होता कि उन्होंने मॉडल बाय लॉज अडॉप्ट किया है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। समटाइम्स मैं पूछता हूँ, सर वो बायोलॉजी की बुक कहाँ है आपके पास? तो उनको मालूम पड़ता है ये ऐसा कोई बुक्स भी उनको बिल्डर ने दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सिर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, मॉडल बाय लॉज फॉलो करना है, एवरी ईयर ऑडिट करना है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। और इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ आप यूट्यूब में देख रहे होंगे जहाँ पर ये बताया गया है कि मेंटेनेंस चार्ज जनरल बॉडी में फिक्स एंड अप्रूव कर लीजिए, दैट इज़ ओके एंड वो फाइनल होता है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजीएम कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है या तो कोई डिसीजन मेकर एजेंसी नहीं है जो कि अपना खुद का कायदा कानून या अपना खुद का रूल्स बना सके। दोस्तों एजीएम क्या है? एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है, अगर आप मॉडल बायोलॉजी में आप देखेंगे, एमसीएस एक्ट 1960 अगर आप उठा के देखेंगे, उसमें क्लियरली क्या-क्या एजेंडा लेना है एनुअल जनरल बॉडी में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेंटेनेंस चार्ज कैसे लेना है बायोलॉजी में बताया गया है। तो ये जो भूल होती है या चूक होती है या तो लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं कि सोसाइटी या कमिटी ये सोचती है कि हमारी बिल्डिंग है, हमारी सोसाइटी है, जैसे हम चलाएँगे वैसे ही चलेगी। तो यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा दोस्तों, वैसे आपकी सोसाइटी नहीं चलेगी जैसा आप चाहते हैं। आपके सोसाइटीज़ का कोई एक मेंबर अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट करता है, तो आपकी कमिटी के ऊपर जो भी एमसीएस एक्ट के तहत कलम है, सेक्शन है, उसके तहत कार्रवाई होगी और आपको आपकी जवाबदारी बनती है रजिस्ट्रार को आंसर करना, उसको सुधार करना, नहीं करेंगे तो जो एक्शन लेना होगा गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि आप एनुअल जनरल बॉडी में जो भी चीज़ें पास करते हैं, वो एज़ पर मॉडल बाय लॉज, एमसीएस एक्ट 1960, एमसीएस रूल 1961 एंड अगर कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसके ऊपर आप कुछ रूल नहीं बना सकते। जो भी आपको रूल फ्रेम करना है सोसाइटीज़ का, उसके अंदर ही बनाना है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ओके? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में आप जो भी चीज़ें पास करते हैं वो फाइनल नहीं है, उसको मेंबर चैलेंज कर सकता है और जब भी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में चैलेंज करेगा तो वो जनरल बॉडी आपका इल्लीगल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मॉडल बाय लॉज में 65 टू 71 में क्या बताया गया है हाउसिंग सोसाइटीज़ के मेंटेनेंस चार्ज कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक समरी मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है कि मेंटेनेंस चार्ज या सर्विस चार्ज, ये जो चीज़ होती है वो इक्वली होनी चाहिए हर एक फ्लैट के ऊपर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैट एरिया। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं कि जैसे आपका सिक्योरिटी चार्ज है, हाउसकीपिंग है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटीज़ है, लिफ्ट चार्ज है, ये सारी चीज़ें जो है कि इक्वली डिवाइड करना चाहिए हर एक मेंबर में। उसको क्या बोलते हैं इक्वल मेंटेनेंस चार्ज, ओके? या तो सर्विस चार्ज। बाय-लॉज के हिसाब से सर्विस चार्ज आप बिल में ऐड करिए, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, सर्विस चार्ज। देन रिपेयर मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड एंड ड्यूज, बिलिंग मंथली और क्वार्टरली, इंटरेस्ट कितना लगाना है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज कितना लगाना है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप वो रेफर कर लीजिए, वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के जीआर्स वगैरह सब बताए हुए हैं कि कब और कैसे पास हुआ है। आप 10% ऑफ सर्विस चार्ज का से ऊपर नहीं ले सकते हैं। इन द सेम वे पार्किंग चार्ज जो है वो एज़ पर बाय लॉज आपको
लगाना है और जनरल बॉडी में डिस्कस करके जो भी चार्जेज होते हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसफर प्रीमियम, ट्रांसफर फीस एंड एंट्रेंस फीस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे बताने का मेरा जो पर्पज़ है ये है कि जो भी चीज़ें आप मेंटेनेंस के हेड्स में चार्जेज़ लगाने वाले हैं, जनरल बॉडी में डिस्कस्ड एंड अप्रूव होने चाहिए। जैसे इंटरेस्ट डेट हो, इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या है, कौन से डेट के बाद में इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ड्यू डेट क्या होना चाहिए, बिलिंग जो मंथली होगी, क्वार्टरली होगी या 6 मंथली होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके मेंबर्स को बताना है और मिनट्स भी एज़ पर बायलॉज आपको सर्कुलेट करना है मेंबर्स के बीच में कि भाई जो जनरल बॉडी में डिस्कस हुआ मिनट्स भी वही बनाया गया है। ऐसा तो नहीं कि मिनट्स में कुछ और लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के कि मिनट्स को कब बनाना है, डेडलाइन क्या होता है, उसको ड्राफ्टिंग के लिए मेंबर को कब सर्कुलेट करना है। वो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ओके। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं मेंटेनेंस चार्ज में जो एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन है। एरिया वाइज कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है? रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब दोस्तों, आपके पास बायलॉज होगा तो मॉडल बायलॉज आप ओपन करिए एंड जो जो मैंने बायलॉज नंबर यहाँ पे मेंशन किया आप चेक करिए। आपको उसको अगर एक बार में पढ़ने में समझ में आता है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रीड करिए। समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है और क्या करना है। क्या-क्या होता है, कभी-कभी जिससे लीगल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो वन टाइम्स में समझ में नहीं आती, तो उसको 3 बार, 4 बार रीड करते रहिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट में आप डाल दीजिए, व्हेनेवर आई विल फ्री, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके। तो यहाँ पे देखिए जो एरिया वाइज़ कंट्रीब्यूशन है, मैंने लिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टैक्स एंड बिल्डिंग इंश्योरेंस। ये क्या होगा? एरिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड कैसे कैलकुलेट होगा? मॉडल बाय-लॉ 13 ए में आप जाके एक बार रीड करिए। मैं भी एक बार रीड कर देता हूँ। द रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड एट द रेट फिक्स्ड एट जनरल बॉडी सब्जेक्ट टू मिनिमम 0.75 परसेंटेज of construction cost of each flat incurred during the construction of the building of society and certified by architect for meeting the expenses for normal recurring repair of society building and property. You can get construction cost from a nearby architect or your insurance company also. तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक जो कॉमन क्वेरी आती है, सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे पता करें? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारे एरिया का क्या है? हमारे बिल्डिंग का क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका न्यू सोसाइटी हैंडओवर हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बिल्डर भी दे सकता है, दैट इज़ आर्किटेक्ट के द्वारा सर्टिफाइड होता है, आप वहाँ से ले लीजिए। वहाँ से नहीं मिलता है, सोसाइटी पुरानी है, आप नया ये सिंकिंग या रिपेयर फंड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो नियर बाई आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर लीजिए, आपके एरिया का वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रहा है वो बता सकता है। वो भी नहीं मिलता है तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं। और ये भी नहीं होता है तो मैं प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटी है वो बताता हूँ। आप अपने नियर बाई सोसाइटीज़ में कॉन्टैक्ट करिए कि कहाँ पे सिंकिंग रिपेयर फंड लिया जा रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या लिया जा रहा है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो एक लमसम एरिया लेकर के स्टार्ट कर दीजिए। बाद में आप आर्किटेक्ट एंड अदर से उसको जानकारी लीजिए और नेक्स्ट एजीएम में उसको पास करके इम्प्लीमेंट करिए। तो फॉर स्टार्ट आप कहीं से तो स्टार्ट करिए, सिंकिंग फंड लेना, रिपेयर फंड लेना फॉर फ्यूचर। बिकॉज़ अगर आप रिपेयर फंड कलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर द 5 इयर्स और 10 इयर्स बिल्डिंग के रिपेयरिंग आएँगे बड़े-बड़े तो कैसे करेंगे? सिंकिंग फंड नहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो आफ्टर द 20 इयर्स जब बिल्डिंग को ज़रूरत पड़ेगी तो सिंकिंग फंड कहाँ से लेके आएँगे? तो ये सारे जो फंड्स बताए गए हैं इम्पोर्टेंट फंड्स हैं, हमें स्टार्टिंग से कलेक्ट करना है। तब आपकी सोसाइटी अच्छे से मेंटेन रहेगी। ओके। नहीं तो आप सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज जिसको बोलते हैं सर्विस चार्ज कट टू कट लेंगे कि भाई महीने का मेरा 30,000 का खर्च है और 30,000 मेंबर से बस आना चाहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो योर सोसाइटी विल बी नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। एकदम कट टू कट चलेंगे, सोसाइटी मेंटेन्ड प्रॉपर नहीं होगी। क्योंकि बीच में जब भी इमीडिएट बड़े-बड़े खर्चे आएँगे, आप लोग स्टक हो जाओगे एक साथ में पर फ्लैट कभी पता चले 20,000 निकालना है, 30,000 निकालना है, 50,000 निकालना है और उतना बड़ा कलेक्शन कभी किसी मेंबर से एक साथ में नहीं आता।
और जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम काम है, अभी आज कंस्ट्रक्ट करना है, पता चले 2 साल आप सिर्फ कलेक्शन ही करते रह रहे हैं मेंबर से। आप प्रैक्टिकली सोचो कैसे पॉसिबल होगा अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से 40,000 रुपए पर फ्लैट के ऊपर लगा दिया, मेजर खर्चा आ गया, आपके पास कोई फंड नहीं है, आप कट टू कट चल रहे हो, बस मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हो, महीने का खर्च हो रहा है। आफ्टर 5 इयर्स एक 10 लाख का काम आ गया, कैसे करेंगे? हर फ्लैट के आप ऊपर जाएँगे, 30,000 40,000 लगाओगे। मिडिल क्लास फैमिली है, एक साथ में दे पाएगी? नहीं। आप प्रोविज़न बनाओगे 3 मंथ में दूँगा, 6 मंथ में कलेक्ट करेंगे, देन वो 6 मंथ का फिर 1 ईयर और 2 ईयर हो जाएगा और बिल्डिंग की हालत खराब होती जाएगी। ओके, तो आप अपने आस-पास में खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अगर जो बिल्डिंग प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में प्रॉपर्ली मेंटेन है, मीन्स सोसाइटी कमिटी प्रॉपर्ली मॉडल बायलॉज फॉलो कर रही है एंड बिल्डिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखी हुई है। उसका रीज़न फंड होता है। ओके, फंड एंड कमिटी एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब सोसाइटी हमारी अच्छे से चलती है। कोई-कोई सोसाइटी मैंने देखा है 15 इयर्स ओल्ड सोसाइटी है और आप एंट्री करोगे तो जैसे लगेगा कि बिल्कुल न्यू सोसाइटी है। लगेगा कि 5 साल पुरानी सोसाइटी है और आप कभी किसी 5 साल पुरानी सोसाइटी में चले जाओ, ऐसा लगेगा कि 15 साल पुरानी सोसाइटी है। ज़रा भी मेंटेनेंस नहीं, दीवार खराब है, गंदगी है, सारे तरफ के पेविंग जो होते हैं कॉमन निकले पड़े हैं। ये सब क्या होता है? सब सोसाइटी कमिटी का मैनेजमेंट, मॉडल बायलॉज एंड मैनेजमेंट सब मिल जब जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे यही हाल होता है और आपके बिल्डिंग का जो रीसेल प्राइस है, वो अपने आप डाउन हो जाता है। अप होने की जगह डाउन होता है। तो चलिए थोड़ा मैं पॉइंट से साइड हो गया था। अभी चलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड कैलकुलेट करने के लिए आपको सीधा से चेक यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए आपको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेना है वो कितना लेना है। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 800 एंड फ्लैट का एरिया कंसीडर कर लिया है 524। ओके, देन अभी क्या करना है कि रिपेयर फंड बायलॉज में बताया गया मैक्स मिनिमम 0.75% लेना है। तो 800 का आप निकालिए परसेंटेज 0.75% मल्टीप्लाई करिए फ्लैट का एरिया से, जितना आएगा उसको टोटल को डिवाइड कर दिए 12 से, तो 1 मंथ का आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड आ गया। अब दोस्तों इसमें लोग सोचते हैं कि अरे ये कैलकुलेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। आपकी सोसाइटी में अगर आप सोचिए कितने टाइप के आपके पास फ्लैट है, मतलब एरिया, अगर 524 वाले जो एरिया है, समझो अगर 101 तो 201 301 उसके ऊपर के सब सेम एरिया के होंगे। तो अगर आपने एक के लिए निकाला तो सबके लिए रिपेयर फंड निकल गया। वैसे ही अगर दूसरा कोई 600 का एरिया है, 600 के लिए आपने सिंकिंग और रिपेयर निकाला तो सबके लिए निकल गया। और वन टाइम है ये काम, अगर आप कमिटी खुद नहीं कर सकती है तो जो आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है, इंटरनल ऑडिटर एंड अकाउंटिंग टीम या एजेंसी, उसको बोलिए वो करके दे देगी। जनरली सोसाइटीज़ का एक्सक्यूज़ेज़ मैं क्या सुनता हूँ, अरे सर ये ईज़ी है, ₹2 पर स्क्वायर फीट लगा दिया, ₹3 पर स्क्वायर फीट लगा दिया, कैलकुलेशन ईज़ी होता है। बट कैलकुलेशन तो ईज़ी हो रहा है, लेकिन आप लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हो। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि सिंकिंग फंड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों सिंकिंग फंड भी सेम फार्मूला है, ओनली यहाँ पे 0.25% लेते हैं। ओके, सेम फार्मूला है 800 मल्टीप्लाई 0.25 परसेंटेज मल्टीप्लाई 524 फ्लैट का एरिया। ओके, एंड जितना आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो वो आपका 1 मंथ का सिंकिंग फंड आ गया। कितना ईजी है। ओके, अब बात करते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन, जो बोला जाता है मेंटेनेंस चार्ज या सर्विस चार्ज। तो दोस्तों सर्विस चार्ज के लिए बायलॉज नंबर 65 जी 66 एंड 67 में क्लियरली बताया गया क्या क्या चीजें हमारी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए सोसाइटी के मेंबर्स में। वो क्या है? सर्विस, वॉचमैन सैलरी, स्वीपर, वाटर चार्ज। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फ्लैट में सिर्फ 1 BHK है, सब में इनलेट बराबर है तो इक्वली डिवाइड होगा, अदरवाइज इसके लिए सेपरेट है। मैं अभी वो नेक्स्ट इसमें स्लाइड में बताऊंगा उसको कि वाटर चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप में 1 BHK 2 BHK 3 BHK है तो वो इनलेट बेसिस पे होता है। यहाँ पे मैंने बताया है अगर फ्लैट के एरिया सेम है, सिर्फ 1 BHK कॉन्फ़िगरेशन है या 1 BHK 2 BHK है, लेकिन इनलेट सेम है तो इक्वल लगा सकते हैं। तो इक्वल में कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऑडिट फीस, री ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेज, एजुकेशनल फीस, मीटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सारे जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं। अभी आप समझ गए होंगे, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो आप सपोज करो आपकी सोसाइटी में 2 हाउसकीपिंग पर्सन काम करते हैं, जो कि क्लीनिंग का सब काम करते हैं।
अब आपके फ्लैट बिल्डिंग में जो सोसाइटीज में 1 BHK 2 BHK और 3 BHK है, तो क्या हाउस कीपिंग का जो पर्सन है 1 BHK के लिए अलग काम करेगा, 2 BHK के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, 3 BHK के लिए और ज़्यादा काम करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। हाउस कीपिंग जो पर्सन है वो सारी सोसाइटीज के कॉमन जो भी प्लेसेज है उसको इक्वली काम करना है, तो जो उसका खर्च है वो भी तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए हर एक मेंबर में। दूसरा एग्जांपल, आपका कॉरिडोर है जो कॉमन एरिया है, अगर वन फ्लोर पे 4 या 5 फ्लैट है और कॉमन एरिया में 2 लाइट जलती हैं, 2 बल्ब जल रहे हैं, अब बताओ कि 1 BHK के लिए कम जाना चाहिए और 3 BHK के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप पर स्क्वायर फीट लगा रहे हो तो वही लॉजिक हो जाता है कि 3 BHK वाला उस लाइट का ज़्यादा पैसा देगा और 1 BHK वाला कम देगा। तो वो रॉन्ग मेथड हो गया, क्योंकि अगर 5 फ्लैट हैं और 2 बल्ब जल रहे हैं कॉमन एरिया में, तो वो जो बल्ब के खर्च आ रहे हैं, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उसको बोलते हैं, तो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो चारों या पाँचों फ्लैट में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। सेम इन द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी अगर आपकी सोसाइटी में 2 या 3 काम कर रहे हैं, तो वो सबके लिए बराबर काम करते हैं। 1 BHK हो या 2 BHK हो या 3 BHK हो, सबके लिए बराबर काम। तो उसका भी जो खर्च आता है, वो हर एक मेंबर में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको लॉजिक समझ गया होगा कि मेंटेनेंस चार्ज इक्वल क्यों लगाना है। तो मेंटेनेंस चार्ज जो रिकरिंग हमारा मंथली फिक्स खर्चे हैं, वो सारे खर्चे मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने। अभी जैसे सपोज करो आपकी सोसाइटी में 30 फ्लैट है और उनका ये सारे एक फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने, सिक्योरिटी हाउसकीपिंग ये खर्चे टोटल 25,800 रुपये उनका महीने का खर्च है। तो एक मेंबर के ऊपर कितना खर्च आता है उसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, आ गया 862। अब ये जो 862 रुपीज आया, वो 30 मेंबर के बिल में इक्वल रहेगा, उसको बोलते हैं सर्विस चार्ज। वो इक्वल रहेगा हर एक मेंबर पे। ओके, अब आते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में। कुछ लोग की जो लैक ऑफ नॉलेज या बोलते हैं कि हमारी जनरल बॉडी में पास किया है कि नहीं, हम तो स्क्वायर फीट बेसिस पे लगाएंगे, ये उनके लिए है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का इसके लिए ऑर्डर भी है, वो आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और ग्रुप्स वगैरह हमारे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग शेयर करते रहते हैं जब भी मेंबर्स डिमांड करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि जो सर्विस चार्ज है वो इक्वल लिया जाना चाहिए। एंड मॉडल बाइलॉज में भी क्लियरली बताया गया है कि 65, 66, 67 में हमारा जो सर्विस चार्ज है वो कॉमन होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपके डाउट्स एंड जो क्वेरीज आती रहती हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी डाउट है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जाकर के कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, वेन एवर आई विल रिप्लाई टू यू। नेक्स्ट है एडिशनल चार्जेज। दोस्तों एडिशनल चार्जेज में जैसे क्या होता है, मेंटेनेंस बिल में जनरली जो डिफरेंट हेड्स होते हैं, सबसे पहले जैसे हमने बताया सर्विस चार्ज लिया जाता है, फिर सिंकिंग फंड, फिर रिपेयर फंड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हेड्स आते हैं वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज और पार्किंग चार्ज के होते हैं। तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज के बारे में भी बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आती हैं। कहीं कहीं सोसाइटीज में क्या होता है, वो फ्लैट 100 रुपीज, 200, 300 ऐसे लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे बाईलॉ नंबर 67A, 10 एंड 43C एंड गवर्नमेंट का अगस्त 2001 में इसके लिए जीआर भी आया हुआ है कि जो सर्वे जो आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लेना है फ्लैट से, वो सर्विस चार्ज का 10% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, इसके बारे में मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। सेम इन द पार्किंग चार्ज। पार्किंग चार्ज के लिए भी बाईलॉ नंबर 67A, 7, 83 एंड 84 में पूरे रूल रेगुलेशन बताए गए हैं कि पार्किंग अलॉट कैसे करना है। एंड आप जो चार्जेज बना आपको लेने हैं वो चार्जेज आप जनरल बॉडी में डिस्कस करके लगा सकते हैं। तो ये सारी जो हेड्स हैं ये एडिशनल हमारे हेड्स हो गए। अब आते हैं डिफॉल्टर के बारे में। जो मेंबर्स हैं, जो डिफॉल्टर जिसको बोला जाए 3 मंथ्स के ऊपर पेमेंट नहीं देते हैं, उनको डिफॉल्टर बोला जाता है। बट सोसाइटीज का अगर बिल मंथली है या क्वार्टरली है, अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं देता है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो कोई सोसाइटी मेंबर जो है कि टाइम पे पैसे नहीं देंगे। टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी को पेमेंट कैसे करेगी। तो दोस्तों इंटरेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है हर एक सोसाइटीज़ को, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं आता है तो। एज़ पर बाय लॉ नंबर 71 में बताया गया है,
मैक्सिमम 21% पर एनम हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ओके, इससे कम भी आप जनरल बॉडी में पास कर रहे हैं 18%, 20%, तो वो भी कर सकते हैं, बट 21 से ऊपर नहीं लगाया जा सकता, मैक्सिमम 21%। तो मंथली आता है 1.75, जो कि बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अब इंटरेस्ट के बारे में भी बहुत सारी जगह पे रॉन्ग इंटरेस्ट लगाया जाता है, जैसे कि फ्लैट 50 रुपीज, 100 रुपीज, ये मंथ में पेमेंट नहीं आया, 100 रुपीज पेनल्टी। तो सॉरी, तो डेट इज द रॉन्ग वे। आप उस वे में जाएंगे तो शायद आपको रिकवरी में भी प्रॉब्लम आएगी। मेंबर अगर कंप्लेंट करता है रॉन्ग मेंटेनेंस के लिए, तो वो डिफॉल्ट तो है, बट कमेटी के ऊपर भी नोटिस आ जाएगी कि आप एज पर बाइलॉज मेंटेनेंस चार्ज या इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो मेंबर पेमेंट कैसे करेगा। तो ये दोनों साइड से प्रॉब्लम हो जाएगा, रिकवरी में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप रॉन्ग इंटरेस्ट चार्जेस लगा रहे हैं तो आपको भी जवाबदारी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लेने जाते हैं तो दोस्तों इंटरेस्ट चार्ज के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम 21% एंड मंथली 1.75% बनता है। एंड दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, नॉट द कंपाउंडेड। सिंपल इंटरेस्ट लगाना है आपको, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कि 2-3 महीने के जो बिल होते जा रहे हैं टोटल, और टोटल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, नो, सिंपल इंटरेस्ट एवरी मंथ वाइज। अब आते हैं वाटर चार्ज। जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी आपके जो सोसाइटीज है उसमें सारे फ्लैट एक टाइप के हैं, और फ्लैट्स के अंदर जो इनलेट है वाटर के वो सेम है, अगर सेम टाइप है तो आप इक्वल में वाटर चार्ज लगा सकते हैं। अदरवाइज 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और नंबर ऑफ जो फ्लैट के अंदर टैप होते हैं वो डिफरेंट है कि 1 BHK में 3 है, 2 BHK में 4 है, 3 BHK में 5 या 6 है। अगर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको इनलेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और दैट इज आल्सो वेरी इजी। आपको करना क्या है, आपका मंथली जो वाटर चार्ज आ रहा है वो आपको 3 मंथ का या 6 मंथ का ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा 6 मंथ का बिल आप चेक करिए और एक एवरेज निकालिए कि पर मंथ चार्ज कितना आ रहा है, उसको टोटल इनलेट से डिवाइड कर दीजिए। जो टोटल इनलेट सोसाइटी में पूरे टोटल इनलेट कितना है वो भी बहुत ईजी है निकालना। 1 BHK का, एक 1 BHK का निकालेंगे तो सारे 1 BHK का मालूम पड़ गया, 2 BHK का निकाले तो सारे 2 BHK का, टोटल करके डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया है कि मंथली भी वाटर का चार्जेस 5000 है और पूरे बिल्डिंग में 90 इनलेट है, तो एक इनलेट का जो खर्चा आ गया 56 रुपीज आ गया। अब एक इनलेट का आ गया तो आप अगर 3 इनलेट है तो आप मल्टीप्लाई 3 करिए, 4 है तो 4 करिए, वाटर चार्ज उसके हिसाब से बिल में डाल दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ बायलॉज। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कुछ कमिटीज मेंबर हैं, बोलते हैं कि हमने जनरल बॉडी में पास किया है, जाओ जिधर कंप्लेंट करना है कर दो। इस तरह के आर्गुमेंट हमारी जनरल बॉडी में होती है, और जो कमिटी मेंबर है वो मेंबर को देते हैं। तो दोस्तों कमिटी मेंबर्स के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी एमसीएस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, आपको एमसीएस एक्ट को फॉलो करना है। मॉडल बायलॉज आपने अडॉप्ट किया है, आपको वो कंपलसरी है कि फॉलो करना ही है। अगर आप नहीं करते तो आपकी सोसाइटीज का एक मेंबर कंप्लेन करेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगा। ये एक सोसाइटीज को नोटिस आया हुआ है रजिस्टर ऑफिस से, सैंपल है। इस तरह के बहुत सारे नोटिस हमारे पास है जो कि कंप्लेंट करने के बाद सोसाइटी कमेटी को चली जाती है, और सोसाइटी की कमेटी को वो जनरल बॉडी ले करके सुधार करना पड़ता है मेंटेनेंस के बिल में कि एज पर बायलॉज उनको फॉलो करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आप वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा वीडियो बनाने का मोटो ही होता है कि आपकी जो सोसाइटीज में क्लैश एंड फाइटिंग होती है, मैटर रजिस्ट्रार तक जाता है, वो सारी चीज़ें ना हो, आपकी सोसाइटी अच्छे से चले, खुशहाली से चले। वो तभी पॉसिबल है जब मेंबर्स और कमिटी के बीच में नॉलेज एंड अवेयरनेस होएगी। तो नॉलेज एंड अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब आप मॉडल बायोलॉजी रीड करेंगे, या उससे रिलेटेड कंटेंट अगर आप देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, या तो एज अ वीडियो के तहत आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के बीच में शेयर करिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।